Assalamu alaikum, everyone. I hope everyone is doing good. So today is our fifth class और आज हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ी सी रिवीजन करेंगे as communicated earlier. और इसमें दो पास्ट पेपर के क्वेश्चन होंगे करने के लिए। रेस्ट आप लोगों के कोई सवाल वगैरह हैं तो आप वो कर सकते हैं इसमें। कुछ एग्जाम्पल्स ऐड की थी जो कल चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की उसके लिए, ताकि आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। ओके, लेट्स बिगिन। कौन सा वाला एमसीक्यू? ओके, तो उसमें जो ट्रिक ट्रिकी पार्ट है, उसमें जो एक फैक्चुअल बात है वो ये है कि आपका एक अमाउंट जो ऑलरेडी आप टैक्स अथॉरिटीज को पे कर रहे हैं, क्या उसके ऊपर दोबारा आपको टैक्स पे करना चाहिए? फॉर इंस्टेंस 1 लाख के ऊपर आप अभी रेस्टोरेंट गए, आपने लेट्स सपोज 1000 रुपीज आपका बिल बना, उसके ऊपर आपने कितना पे कर दिया? 17% आपका सेल्स टैक्स था। ठीक है, आपका टोटल एक्सपेंस कितना बना? कितना बनेगा? 1117 रुपए का आपका बिल बन गया। ठीक है, इंक्लूडिंग आपने उसके अंदर दे दिए बाकी चार्जेस भी। अब आपको कहा गया है कि भाई आपने बहुत रईस है आप, मैं आपको एक ऐसे हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रही हूँ ताकि आप लोग उस तरह रिलेट कर सके। फॉर इंस्टेंस आप समझे कि ये कहा कि ये 1117 रुपए हमने आपको एज जेस्टर हमने आपको वापस कर दिए कि आप हमारे पहले कस्टमर थे। नाउ दिस हैज बिकम योर इनकम। आपकी इनकम कितनी बन गई? 1117 रुपए। ठीक है, 117 रुपए तो आपने ऑलरेडी सेल्स टैक्स में गवर्नमेंट को देने थे। ठीक है, तो आपकी इनकम एक्चुअल में कितनी होनी चाहिए? 1117 या 1000 रुपए कितनी होनी चाहिए? यस। तो उसके बिहाइंड यही है कि आपके इवन जब प्रैक्टिकली जब सॉरी प्रैक्टिकली कह रहे हैं, जब आपके आई कैप में जब आपकी चीज टेस्ट होगी, तो इन दैट केस इवन आपका जो है वो आपको पेपर में इसी तरह पहला सेंटेंस यूजली यही होता है कि यू नो एबीसी लिमिटेड अर्नड रेवेन्यू ऑफ 100,000 इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स 17% और एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स 17%। अगर एक्सक्लूसिव है यानी कि उसका रेवेन्यू उसने निकाल के आपको बताया है जो सेल्स टैक्स गवर्नमेंट को देना था। और अगर उन्होंने लिखा है इंक्लूसिव, तो आप उसको नेट ऑफ करेंगे, डिवाइड बाय 117 मल्टीप्लाइड बाय 100, और फिर उसके अंदर से जो आपका टोटल है उसके अंदर से जो रिजल्टेंट है उसको माइनस करके वो आपका जो है बनेगा योर जिस वैल्यू के ऊपर आप इनकम टैक्स पेबल कैलकुलेट करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो जस्ट अ लिटिल रिवीजन कि हमने टैक्स स्कोप कवर किया है, हमने टाइप ऑफ टैक्स ईयर्स कवर किए हैं, कितने टाइप्स ऑफ टैक्स ईयर्स होते हैं एवरीबॉडी। थ्री टाइप्स ऑफ टैक्स ईयर्स आर देयर। एक है नॉर्मल, नेक्स्ट इज स्पेशल। यार आप लोग, वी आर ओनली 3-4 स्टूडेंट्स, तो आप लोग अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। नो हार्म इन दैट। ओके, It's transitional. यस इट्स ट्रांजिशनल, गुड। ओके, देन नॉर्मल टैक्स ईयर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? दैट इज इट हैज टू बी 12 months. It should end on 30th June and it should be denoted by the year on which 30th June falls. ठीक है, बाय द वे आप लोगों का आई कैप का इस वक्त कौन सा टैक्स ईयर एप्लीकेबल है फॉर योर एग्जाम? एनी आइडिया? एंड यू हैव टू स्पीक अप फॉर दिस। नवीद, आप बता सकते हैं कि इस वक्त हमारा जो एग्जाम होगा वो फॉर विच टैक्स ईयर? अनफॉर्चुनेटली नो, वो एडवांस हो जाएगा ना, अभी तो बिल भी नहीं आया ये 17 वाला, 2027 वाला, सॉरी।
आप लोगों की स्टडी टेक्स्ट में ही उन्होंने आपके लिए बहुत आसानी किया है ना। आप लोगों को स्क्रीन विजिबल है या नहीं? स्टडी टेक्स्ट, मेरा स्टडी टेक्स्ट। स्टडी टेक्स्ट के आई कैप के स्टडी टेक्स्ट का पेज नंबर जो है, जिसके अंदर आप लोगों को वो दिया हुआ है, अ, जो आप लोगों का वो है टेबल ऑफ कंटेंट्स, उसमें जो नोट है उसमें उन्होंने स्पेसिफिकली लिखा हुआ है ऑल प्रैक्टिकल सिनेरियोज हैव बीन डेल्ट इन विद अकॉर्डिंग विद द लॉज एप्लीकेबल फॉर टैक्स ईयर 2026। अभी तो टैक्स ईयर 2027 का तो अभी अपडेट ही नहीं आया, बजट ही नहीं आया। तो अभी आप लोगों का जो है नॉर्मल टैक्स ईयर जो एप्लीकेबल है दैट इज 2026। तो इट इज डिनोटेड बाय द ईयर ऑन विच 30th जून फॉल्स। हमें ये पता है कि नॉर्मल टैक्स ईयर हम किस हिसाब से ले रहे हैं, किसके लिए? पाकिस्तान का बेसिकली जो टैक्स ईयर है जो गवर्नमेंट का है दैट फॉल्स बिटवीन 1 जुलाई टू 30th जून। सो अभी 1 जुलाई इज कम अबाउट टू कम फॉर 2027। तो 1 जुलाई 2026 से लेकर 30th जून 2027 वाला जो टैक्स ईयर है, जो जो टैक्स पीरियड है दैट विल बी टैक्स ईयर 2027। ठीक है, अभी आप लोगों का जो टेस्ट होगा वो दैट विल बी फॉर जो आपका बजट आया था, फाइनेंस बिल पास हुआ था वो 2025 में फॉर 2026, 1 जुलाई 2025 से लेकर 30 जून 2026 है। दिस इज, कोई एग्जाम में टेस्ट नहीं होने वाली ये चीज। ओके, सो स्पेशल टैक्स ईयर के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? ये भी 12 मंथ का ये पीरियड है। और क्या इसकी एक और अदर थिंग है इसकी, इसका जो पीरियड एंड है दैट इज हैपनिंग अदर देन 30th जून। ठीक है, वो 30th जून पे एंड नहीं होने वाला, दैट विल एंड ऑन सम अदर डे अदर देन 30th जून। अगर 29 जून को होगा वो भी वुड काउंट बिकॉज वो 30th जून फॉर प्रीवियस मंथ से स्टार्ट होगा, 30th जून के अलावा वाला। ठीक है, इसके लिए क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है कि ये नॉर्मल चीज नहीं है, स्पेशल है। तो इसके लिए कमिश्नर, इधर ई आर मिसिंग हो गया, कमिश्नर ग्रांट्स परमिशन अपॉन एप्लीकेशन। ठीक है, कोई भी पर्सन है, एनी पर्सन हु वांट्स अदर देन सैलरीड, वो चाहता है कि भाई मेरा टैक्स ईयर चेंज हो जाए, तो कमिश्नर को एप्लीकेशन लिखेगा, कंपेलिंग नीड उसमें मेंशन करेगा और कमिश्नर उसे परमिशन ग्रांट कर देगा। इसको भी डिनोट करना होता है, बट इसके लिए क्या है कि इसको आपने उस ईयर से डिनोट करना है जिस जिस नॉर्मल टैक्स ईयर में ये फॉल कर रहा होगा। फॉर इंस्टेंस जो 29, अभी मैंने बोला कि 29 जून 2026 पे अगर एक स्पेशल ईयर एंड हो रहा है तो उसका टैक्स ईयर क्या होगा? 2026। ठीक है, अगर अक्टूबर 30 अक्टूबर 2026 का कोई टैक्स ईयर स्पेशल टैक्स ईयर एंड हो रहा है तो वो कौन सा होगा? उसका क्या होगा? उसका होगा टैक्स ईयर 2027, क्योंकि वो अब टैक्स नॉर्मल टैक्स ईयर जो स्टार्ट हो चुका है फ्रॉम 1 जुलाई 2026, वो टैक्स ईयर 2027 ऑनसेट हो चुका है, उसका स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, अब ट्रांजिशनल टैक्स ईयर क्या होता है? दैट इज अ पीरियड फॉर लेस देन 12 मंथ्स। उस ये किस तरह होता है? ऐसे नहीं हो सकता इस साल मेरा दिल चाह रहा है जी कि मैं थोड़े पीरियड का ना रिटर्न फाइल करूं, मैं थोड़े पीरियड का ही अपना टैक्स बताऊं टू द अथॉरिटी। नहीं, ऐसे नहीं होगा। आपने आपको कमिश्नर ने अगर कभी स्पेशल टैक्स ईयर यूज करने की परमिशन दे दी है, या आपका भी स्पेशल टैक्स ईयर चल रहा है और आप नॉर्मल पे जाना चाह रहे हैं, देन इन दैट केस ना, आप जो है, जब कमिश्नर आपको ये परमिशन दे देगा तो फिर आपका क्या ट्रिगर हो जाएगा? आपका ट्रांजिशनल टैक्स का ट्रिगर हो जाएगा और दैट विल रिजल्ट ऑर्डर जब देगा फॉर इस केस में भी एंड फॉर नॉर्मल, जब स्पेशल से नॉर्मल में जाने के लिए या नॉर्मल से स्पेशल में आने के लिए। There is a message from someone। अच्छा, ये पुराना है। ठीक है, रिजल्ट्स ऑफ एन ऑर्डर बाय कमिश्नर। अच्छा ठीक है, अच्छा। और ये इसकी ड्यूरेशन क्या होगी कि जो भी आपका प्रीवियस नॉर्मल था, अगर 30th जून से आपने अपना जो टैक्स ईयर है वो चेंज कराना चाह रहे हैं, आप 30th सितंबर कराना चाह रहे हैं, तो 1 जुलाई से लेकर
जो आपका पीरियड एंड बनेगा, जो गैप बनेगा, इट्स नॉर्मली 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 8 मंथ्स, 7 मंथ्स, लेकिन यूजली 12 महीनों से कम का ही टाइम होता है। ठीक है, हमने कुछ एग्जांपल्स की थी यार, जिस इसको आगे आगे करते हैं, वोंट वेस्ट टाइम हियर। हमने पर्सन को डिस्कस किया था, कितने टोटल टाइप्स ऑफ पर्सन होते हैं, एनीबडी? आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं एंड स्पीक अप। टोटल मैम टाइप्स ऑफ, 7 होते हैं। यस गॉड, 7 होते हैं। वेरी नाइस। इसमें से हम लोगों ने एक पब्लिक कंपनी को भी डिस्कस किया, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट को भी डिस्कस कर लिया हम लोगों ने। फिर रेजिडेंट पर्सन, पर्सन 7 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, रेजिडेंसी स्टेटस पता करना क्यों जरूरी होता है? एनीबडी कैन वांट टू वॉलंटियर टेल कि रेजिडेंसी स्टेटस पता करना क्यों जरूरी होता है? ताकि फॉरेन इनकम पे टैक्सेशन हो सके। यस, ताकि आप ये डिटरमिन कर सकें, बिकॉज जो नॉन रेजिडेंट होता है उसकी सिर्फ पाकिस्तान सोर्स इनकम इज टैक्सेबल, और जो रेजिडेंट होता है उसकी अक्रॉस वर्ल्ड वाइड जो उसकी इनकम होती है दैट इज टैक्सेबल। ओके, गुड। अच्छा, इंडिविजुअल है, रेजिडेंट एओपी है, रेजिडेंट कंपनी है, फेडरल गवर्नमेंट है। तो हमने तो अभी तो पर्सन्स डिस्कस किए थे, देवर 7। वो बाकी तीनों क्यों नहीं, हम उनका रेजिडेंसी स्टेटस क्यों नहीं चेक कर रहे? हम्म जी युसरा बताएं। युसरा, आप कुछ कह रही थी? अच्छा, सो somebody has texted। जी, मैंने टैक्स पेमेंट के लिए मैंने पूछा है कि अभी आपने बताया इकरा ने बताया कि वी हैव 7 टाइप्स ऑफ पर्सन, लेकिन हम रेजिडेंसी स्टेटस जो है हम इंडिविजुअल का चेक कर रहे हैं, हम एओपी का चेक कर रहे हैं, कि कंपनी का चेक कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि फेडरल गवर्नमेंट भी रेजिडेंट है। बट व्हाट अबाउट द रेस्ट, हम उनका क्यों नहीं चेक कर रहे? हमारे पास तो 7 पर्सन आए थे, इफ वी रिमेम्बर राइट। इंडिविजुअल, कंपनी और एओपी, फेडरल गवर्नमेंट। तो ये जो बाकी 3 हैं उनका क्या करना है? फॉरेन गवर्नमेंट रेजिडेंट हो सकती है? अनम्यूट करें गाइस, प्लीज से समथिंग। हम इस पर्सन का रेजिडेंसी स्टेटस क्यों नहीं चेक कर रहे? हम पॉलिटिकल सब डिवीजन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट का रेजिडेंसी स्टेटस चेक क्यों नहीं कर रहे? पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का हमें रेजिडेंसी स्टेटस चाहिए होगा? नो, आई थिंक दिस थिंग वुड बी मेकिंग सेंस टू यू कि हम सिर्फ इन 4 पर्सन का ही रेजिडेंसी स्टेटस क्यों चेक कर रहे हैं, बिकॉज द रेस्ट 3 बाय फैक्ट, ये तीनों जो हैं इनका रेजिडेंसी स्टेटस चेक करना है, लाइक नो नीड। अच्छा जी, इंडिविजुअल का पता चल गया, रेजिडेंट एओपी का पता चल गया, रेजिडेंट कंपनी का पता चल गया, फेडरल गवर्नमेंट का पता चल गया हमें कि इनका हमें रेजिडेंसी, दे आर रेजिडेंट पर्सन। इंडिविजुअल कब रेजिडेंट होगा? व्हेन ही इज प्रेजेंट इन पाकिस्तान फॉर 183 डेज और मोर। ठीक है, इंडिविजुअल कब रेजिडेंट होगा? अगर वो एम्प्लॉई ऑफ फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट है एंड ही इज पोस्टेड अब्रॉड, रह पाकिस्तान से बाहर रहा है बट वो एम्प्लॉय है फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट का, स्टिल हम उसको रेजिडेंट ही कंसिडर करेंगे। उसकी सैलरी, उसकी इनकम, पाकिस्तान उसकी वर्ल्ड वाइड इनकम को टैक्स करेंगे। इनकम टैक्स में उसको मेंशन करना चाहिए अपनी रिटर्न के अंदर, उसे अपनी सारी अक्रॉस द वर्ल्ड जो उसकी आ रही है इनकम। फॉर इंस्टेंस कोई ट्रैवलर है, उसको ट्रैवल करने का बहुत शौक है, वो पाकिस्तान में कभी 183 डेज तक रहा ही नहीं, लेकिन वो किसी और कंट्री में भी वो टैक्स पेयर नहीं है और वो किसी और कंट्री का भी रेजिडेंट नहीं है, वो सिटीजन है सिर्फ पाकिस्तान का, तो 182 डेज और मोर। और रूल 14 आप सबको याद है कि विच इंक्लूड्स एंड व्हाट डज इट डज नॉट इंक्लूड, हमें वो रिपीट करने की जरूरत नहीं है। रेजिडेंट ईओपी का क्या टेस्ट है टू बी डिक्लेयर्ड एज रेजिडेंट?
control and management wholly or partly in Pakistan at any time in a year? Resident AOP. In resident company incorporated or formed under any law in Pakistan. हमने AOP के लिए क्यों नहीं कहा कि incorporated or formed under any law in Pakistan? क्योंकि AOP ज्यादातर रजिस्टर्ड नहीं होती। Because AOP के लिए एक डीड होती है, आप लोग बिजनेस लॉ तो पढ़ ही रहे होंगे, उसके अंदर आई थिंक पार्टनरशिप एक्ट इज पार्ट। ओके, हमारा जो पार्टनरशिप एक्ट है उसके अंदर इंक्लूडेड कि इसके लिए पार्टनरशिप डीड होती है। पार्टनरशिप डीड हैज टू बी, उसके लिए भी जो रजिस्ट्रार है ही हैज अ रजिस्टर, उसमें जाकर आप उसको रजिस्टर कर दें एंड देन दैट बिकम्स पार्ट ऑफ इट। एज फार एज आई कैन रिमेम्बर, जो मुझे याद है पढ़ा हुआ इसका वो यही था। ठीक है, तो उसकी रजिस्ट्रेशन इज वेरी सिंपल और उसके लिए अगर कोई रेजिडेंट AOP नहीं है, पाकिस्तान में रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन एक पार्टनर है वो यहाँ पर भी बैठे हुए हैं और एक पार्टनर उसके यूके में है, तो वो ऑटोमेटिकली उसकी जितनी भी पार्टनरशिप की जो भी उनको रिसीट्स हुई होंगी दैट इज टैक्सेबल हियर एज वेल। ओके, अच्छा, रेजिडेंट कंपनी इनकॉर्पोरेटेड और फॉर्म्ड अंडर एनी लॉ इन पाकिस्तान। आप लोग कंपनी लॉ भी आप लोग के कैफ लेवल पे है ना, आई एम नॉट रॉन्ग। अच्छा, लेकिन फॉर रेजिडेंट कंपनी इसके लिए है कि इसकी मैनेजमेंट होली पाकिस्तान में सिचुएटेड होनी चाहिए और प्रोविंशियल एंड लोकल गवर्नमेंट। अच्छा, और ये दोनों, ये तीनों कंडीशन जो है ना ये और है, ठीक है, यानी कि कंपनी फॉर्म या इनकॉर्पोरेटेड अंडर SCCP इन पाकिस्तान हो लेकिन उसकी पूरी मैनेजमेंट बाहर कहीं बैठी हुई है, तो क्या ये रेजिडेंट होगी? यस, ये रेजिडेंट होगी। ठीक है, नेक्स्ट हमने ये कुछ एग्जांपल्स की थी एंड आई अप्रिशिएट दोस्त जिन्होंने इसका आंसर मुझे भेजा। नवीद, आई थिंक मेरा आपको 2 क्वेश्चंस पे रिस्पॉन्स करना रहता है, रेस्ट हमारे पास एक और इसके पास पेपर के क्वेश्चंस हैं। अच्छा, एक और चीज व्हिच आई वांटेड टू डिस्कस विद यू, आप लोग अपना एग्जाम जो है वो किस तरह प्लान करते हैं? Can anybody share कि जैसे अभी 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप लोग इसको कितना टाइम देते हैं ड्यूरिंग द एग्जाम? हम्म, कोई बताएगा कि फॉर 4 मार्क्स? हेलो, फॉर आप इसको कितना टाइम स्पेंड करेंगे इस सवाल के ऊपर, ये जो 4 नंबर का एक सवाल आया हुआ है? 6 minutes. हम्म, सॉरी आयका, आपने क्या बताया? 6 minutes बोला है मैम। Yes, 6 to 7 minutes इसके लिए आपको सिर्फ चाहिए। So I'm just displaying this question and I'll give you both 6 minutes. आप लोग जो है वो इसका सॉल्व करें in your registers and share your answers मैम जो आपने। स्क्रीन शो नहीं हो रही। ओ सो सॉरी, मैं चेक करती हूँ, 1 मिनट। अब विजिबल है स्क्रीन? यस मैम। यस मैम, अब सही है। सही है। सो यू बोथ हैव 6 मिनट्स। आप लोगों ने सवाल काफी दफा किया होगा, तो आप लोग अपने रजिस्टर्स के ऊपर इसका रिस्पॉन्स लिखें एंड आई, और मेरे साथ अपना जो आप स्क्रिप्ट जो आप अपना आंसर होगा वो शेयर करें ओवर व्हाट्सएप। ठीक है, द क्वेश्चन अप इज ऑन डिस्प्ले फॉर यू बोथ, आप दोनों इसका रिस्पॉन्स करें एंड शेयर द आंसर्स ऑन व्हाट्सएप। एंड सेम इज फॉर द स्टूडेंट्स जो रिकॉर्डेड लेक्चर सुन रहे होंगे, वो मुझे जब भी चेक करें, टेक 5 मिनट्स, और वही टाइम यहाँ पे भी चल रहा है, आप 5 मिनट्स लें, अपने रजिस्टर्स पे इसका आंसर लिखें एंड शेयर योर आंसर्स ऑन व्हाट्सएप विद मी।
Okay. Hello. So I hope some those who are online उन्होंने question solve कर लिया होगा. Solve करना है जी. Sorry, I was not paying attention to your chat. किसी कंट्री में रेजिडेंट नहीं है तो पाकिस्तान में रेजिडेंट होम करो. स्क्रीन शो क्या आप लोगों ने सॉल्व कर लिया? अच्छा, नवीन कह रहे हैं मैक्सिमम 10. अच्छा, मैंने फॉर दोज हु जस्ट ज्वाइंड मैंने क्वेरी की थी कि फॉर आप लोग का आई कैप का जो एग्जाम है दैट इज फॉर 3 आवर्स. सॉल्व करने के लिए आपको जो टाइम मिला हुआ होता है. हाइका एंड नवीद, मैं स्क्रीन मूव कर रही हूँ जस्ट टू शो जो लोगों ने अभी ज्वाइन किया. यू ऑलवेज हैव 3 आवर्स टू आंसर योर एग्जाम. जब आपको आंसर शीट मिलती है और आपको पहले शीट दे दी जाती है फॉर 15 मिनट्स फॉर रीडिंग. ठीक है. So my question to the people who are online here was, जिन्होंने later join किया है, कि आप लोगों ने कितना टाइम लेंगे. दिस क्वेश्चन इज जस्ट फॉर 4 मार्क्स. ठीक है. ये आप इसको सॉल्व करने के लिए कितना टाइम लेंगे. हाइका ने कहा 6, नवीद ने कहा 10. सो जो समझाने का तरीका है इसको, और जो करना भी ऐसे ही चाहिए. बट आई अंडरस्टैंड जो स्ट्रेस लेवल होता है ड्यूरिंग द एग्जाम, और कुछ क्वेश्चंस आप बहुत जल्दी आंसर कर लेते हैं और कुछ क्वेश्चंस पे आप ज्यादा टाइम लगा रहे होते हैं. बट जस्ट टू सी के अब आपको जिस तरह कुछ लोगों ने मेरे साथ जो रिस्पॉन्सेज शेयर किए, तो वो मुझे, मैं आई एम नॉट एन आई कैप एग्जामिनर नहीं हूँ मैं ना, मैं चेक करती हूँ एग्जाम. लेकिन मैं खुद भी जब इसका जवाब ढूंढूं किसी सवाल का, तो वो मैं क्या कैसे उसको असेस करूं कि उसमें क्या क्या की चीजें होनी चाहिए. जो मार्किंग स्कीम है वो तो बाद में आती है, पेपर के साथ तो नहीं लगी हुई होती. आप लोगों को आइडिया तो होगा ना कि सजेस्टेड आंसर्स के साथ एक मार्किंग क्राइटेरिया भी साथ लिखा हुआ होता है आई कैप ने. तो उसके लिए की है विच आई जस्ट वांट टू शेयर विद द पीपल हियर, कि भाई आपके पास 1 घंटे में 60 मिनट्स है, मल्टीप्लाई बाय 3 आवर्स, यानी कि आपके पास 100 मार्क्स लेने के लिए यू हैव 1.8 minutes. ठीक है. एंड फॉर अ क्वेश्चन हैविंग 4 मार्क्स, हमारे पास इसको कितने आपके पास मिनट होने चाहिए थे? 7.2, रफली 7 मिनट्स. ठीक है. तो मैंने जो लोग ऑनलाइन थे उनको मैंने बताया कि आप लोग ये अपना 6 मिनट्स में सॉल्व करें, और 6 मिनट्स आर ओवर नाउ. तो और मेरे साथ जो अपना वो हैंड रिटन आंसर है, शेयर इट ऑन व्हाट्सएप एंड ऑन माई नंबर, और आई विल टेल यू. आना भी शुरू हो गए. वेरी नाइस. आप लोगों के रिस्पॉन्सेज आई आंसर इन पर्सन. मैं आपको फीडबैक जो है दे दूंगी. ओके. सो फिर हमारा जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आई वुड वांट यू गाइस टू प्रैक्टिस इज फ्रॉम स्प्रिंग 2024. Let me share the हाँ other मैम. screen. जी नवीद. मैम आंसर शेयर कर दिया. थैंक यू. मुझे व्हाट्सएप पे मिल गया, बट आई शेयर द फीडबैक इन पर्सन ऑन योर नंबर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम स्प्रिंग 24. ये भी 4 मार्क्स का है. सो यू हैव 6 मिनट्स. एट 8:15 विल रिज्यूम. एंड आप लोग इसका जवाब लिखें ऑन योर रजिस्टर्स, टेक अ पिक्चर एंड. अच्छा, सो कुछ स्टूडेंट्स आई थिंक जस्ट ज्वाइन टुडे, तो मैंने काफी शेयर की है अपना स्ट्रैटेजी विच आई वांट टू फॉलो फॉर यू गाइस, स्पेशली जो लोग पोस्ट रिजल्ट बैच स्टूडेंट्स हैं विद वेरी अमेजिंग अंडरस्टैंडिंग. आप लोग जो अपने रिस्पॉन्सेज शेयर करते हैं टू द whole MCQs are shared on the group. तो आप लोग की अंडरस्टैंडिंग इज वेरी क्लियर. सो आई डोंट वांट टू स्पेंड मोर टाइम आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने में, आपको मजीद कहीं कंफ्यूज करने में. सो व्हाट माय स्ट्रैटेजी इज कि अ लिटिल बिट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, जिस तरह मैंने अभी यहाँ पर मैं शेयर मूव कर लूँ स्क्रीन, तो लिटिल बिट फ्रॉम द टॉपिक एंड मोर टाइम फॉर यू गाइज टू प्रैक्टिस. ठीक है. आप लोगों का ये टाइम आई डोंट वांट टू कंज्यूम द सेम टाइम अगेन जो आप लोग पिछले अपने उसमें लगा चुके हैं टू टू
to get an understanding, to get the concept. ठीक है, we'll utilize the 60 minutes or more than 60, कभी हमारा ऊपर भी हो जाता है टाइम, हम 1 घंटा 15 मिनट भी लगा देते हैं, 20 मिनट भी लगा देते हैं. I want you guys to practice as much as you can, जो आप लोग पहले भी कर चुके होंगे, बिकॉज ये शुरू के हल्के हल्के कॉन्सेप्ट्स हैं. ठीक है, मुझे पता है आप लोग काफी बोर हो रहे हैं लास्ट पूरा थ्रू आउट द वीक. तो फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स इसी तरह की स्ट्रैटेजी सैलरी हम स्टार्ट करेंगे, और उसके अंदर आपके वो 4 टॉपिक्स कुछ रह भी गए हैं फ्रॉम चैप्टर 4 ऑफ आई कैप स्टडी टेक्स्ट. वो क्योंकि पार्ट एंड पार्सल ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स है, तो उनको अभी समझाने का समझ रहे हैं, आप लोगों को आते भी होंगे वो 4 जो टेक डिडक्शन आपको अलाउड है, वो एक चीज रह गई है. वो चीज हम जब कंप्यूटेशन के सवाल हल कर रहे होंगे उस वक्त हम इसको ग्रैप करेंगे. ठीक है सर? So we have two Asad. आप असद शेख हैं और another student. I think he is not online today. मैम आई ऑलरेडी, हाँ मैंने आपको ही जवाब दिया असद कि हमारी यही स्ट्रैटेजी रहेगी इन दिस क्लास कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस पे टाइम लगाएं और हल्का फुल्का कॉन्सेप्ट भी डिलीवर करना मकसद है. बिकॉज फिर वो टेम्पो नहीं बन रहा होता ना कि हम क्या पढ़ रहे हैं आज और किस तरह से. तो हमने थोड़ा सा एक ओवरव्यू लिए और अब हम सवाल हल कर रहे हैं. और क्योंकि आप ये बहुत छोटा सा टॉपिक है तो इसको दोबारा से यहाँ सॉल्व करना मकसद नहीं है. अब आप लोगों को इंशाल्लाह जब हम कंप्यूटेशन वाला करेंगे तो उसको सॉल्व भी करेंगे साथ साथ, और सारा कुछ वो वही की चलेगी हमारी. तो वी आर लेफ्ट विद 2 more minutes आई थिंक, 4 more minutes, और फिर उसके बाद हम 2 more minutes ही ले लेते हैं आई थिंक. वहीद एंड हाइका आप लोग कर रहे थे शुरू से, यू वर विद मी, तो आप दोनों जो है कर चुके होंगे. तो आप लोग पिक्चर लें एंड शेयर इट ऑन व्हाट्सएप, एंड देन वी विल प्रोसीड विद द रिमेनिंग थिंग. ठीक है, आपसे ये 7 मिनट में ये चीज कितनी खूबसूरती से लिखी जा रही है, कितनी क्लैरिटी से लिखी जा रही है, और क्या आपको वो चीजें याद रही कि आपने पहले क्या चीज कन्वे करनी है. आई कैप एग्जामिनर डेफिनेटली वांट्स टू सी द काउंट ऑफ डेज हियर. ही डेफिनेटली वांट्स टू सी योर अंडरस्टैंडिंग फॉर द टैक्स ईयर. उसको टैक्स ईयर 2024 का रेजिडेंशियल स्टेटस चाहिए, नथिंग एल्स. इसमें क्योंकि वो 1 सितंबर 2023 तक ही स्टेइंग, सो आई थिंक बहुत से बच्चे जो हैं वो इस चीज को पिक कर रहे होंगे. 1 मार्च 31 मई 2023, ये कितना कॉन्टेक्स्ट में है आपके या नहीं. तो लेट्स सी हाउ यू गाइस रिस्पॉन्ड. आप कैसे लिखेंगे इसको और कैसे. आई थिंक वी आर डन विद 6 मिनट्स. 1 मिनट और रह गए और फिर वी विल प्रोसीड विद द नेक्स्ट थिंग. उसमें भी आपके लिए छोटे छोटे वही हैं, एक्सरसाइजेस ही हैं. बिकॉज ये चीजें ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, कॉमन कॉन्सेप्ट्स, ये आपके जो एक्चुअल कंप्यूटेशन स्टार्ट होगी देन इट विल बिगिन. ठीक है, तो जैसे ही मुझे रिस्पॉन्सेज आएंगे बाकी दोनों कर दें आप दोनों, और एनीबडी रजिस्टर आप भी शेयर कर दें इफ यू वांट.
Okay, Naveed, I have received your response. ओके असद, आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है आप वो शेयर कर दें. आई विल शेयर माय फीडबैक टू योर स्क्रिप्ट. ठीक है. नवीद ने कर दिया है. हाइका, व्हेन यू आर डन आप फॉरवर्ड कर दीजिएगा और वी कैन वेट फॉर यू फॉर अनदर मिनट बिकॉज 8:15 तक हमने टाइम दिया था इस क्वेश्चन को. यस असद, व्हाट्सएप कर दें on the same number जिससे आपको एमसीक्यूज रिसीव होते हैं ऑन द ग्रुप. आप उस पर शेयर करते हैं. ठीक है. एंड जो स्टूडेंट्स रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं उनको भी मैं यही सजेस्ट करूंगी कि वो भी इतना ही टाइम लें, 6 मिनट्स, एंड देन सी कि आपको जो है कितना टाइम लगा. असल में ही 6 मिनट्स लगे या उससे ज्यादा लगे. सो नाउ यू हैव टू वर्क ऑन कि आप कैसे, ये नहीं कि जल्दी जल्दी गंदी गंदी राइटिंग करें, ये मकसद नहीं है इसका. बाकी है कि आप कितना क्लियरली और कितना शॉर्ट टाइम में कितना अच्छे से अपना अंडरस्टैंडिंग, जो आप लोगों की वाकई में बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं, आप उनको कितने अच्छे से आई कैप के एग्जामिनर को कम्युनिकेट कर रहे हैं कि यू हैव अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस सेक्शन 81, 82, 83, 84. ठीक है, जो आपके सिलेबस का पार्ट है. दे कम इन एवरी एग्जाम. ठीक है, तो हम कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगा रहे, हम 4 मिनट से ही लगा रहे हैं. ठीक हो गया. ओके आइका, आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक. आप भी रिस्पॉन्स दे दीजिए इसका. ठीक है. नेक्स्ट हमने कुछ कॉमन रूल्स कवर किए थे और उन कॉमन रूल्स की आई थिंक कुछ सफिशिएंट एग्जांपल्स आपके साथ शेयर नहीं हो सकी और आई थिंक मुझे कर लेनी चाहिए आप लोगों के साथ इसके ऊपर भी कोई एक्सरसाइज, कोई एक्टिविटी जो हम इस टाइम का एडवांटेज लेते हुए आपके साथ अभी कर लेते हैं, क्योंकि फिर नेक्स्ट वीक से तो हम कंप्यूटेशन वगैरह स्टार्ट कर देंगे. ठीक है, तो ऑन दीज छोटे छोटे से रूल्स हम ये देख लेते हैं कि अपॉर्शनमेंट ऑफ डिडक्शंस. हाई का दिस स्पेशली फॉर यू. अच्छा, अपॉर्शन नेट इशू and then I will send you the stuff. Sure, you can. वही मैं कह रही हूँ कि जो लोग रिकॉर्डिंग भी सुन रहे हैं वो बाद में इसका बस ये बता दें कि सवाल कौन सा है और इसका ये जो मतलब टॉपिक कौन सा है, इसकी स्क्रीनशॉट सवाल की भेज के और फिर अपना टेक्स्ट आप शेयर कर दें. ठीक है. अपॉर्शनमेंट ऑफ डिडक्शंस, सेक्शन 67, ये बहुत इम्पोर्टेंट है फॉर योर एओपी क्वेश्चंस एंड ऑल्सो जो आप लोगों का मिनिमम टैक्सेशन, मिनिमम टैक्स और फाइनल टैक्स रिजीम जब हम करेंगे उसके लिए अपॉर्शनमेंट जरूरी है इसको डिस्कस करना. ठीक है. लेकिन आई कैप ने, आई कैप कह रहे हैं सॉरी, इनकम टैक्स ने इसमें एक आपको बड़ा बिग, देयर इज अ बिग रूम इन दिस. आपको कोई स्पेसिफिक बेसिस नहीं बताए कि आप यूनिट्स प्रोड्यूस को बेसिस बनाएंगे, आप आर स्पेंट ऑन एनी सर्विसेज को बेसिस बनाएंगे. उन्होंने वो जो प्रिपेयरर ऑफ द टैक्स रिटर्न है, जो पर्सन इटसेल्फ है, बिजनेस है, एओपी है, कंपनी है, कोई सोल प्रोप्राइटर है, जो उसके अपने रीजनेबल बेसिस हैं, जो ये दिस थिंग वो आपका अपना है. एंड देन दे हैव जस्ट गिवन यू अ सॉर्ट ऑफ क्या कहना चाहिए इसको, फॉर्मूला जो आपने यूज करना है. और इसमें जो ग्रॉस रिसीट्स हैं, द थिंग आई शेयर्ड इन द एमसीक्यू टुडे, जो हमने शुरू में भी डिस्कस किया, दिस हैज टू बी नेट ऑफ द सेल्स टैक्स. इसमें जो ज्यादा दो की चीजें आती हैं, एक तो आपको बेसिस वैसे बहुत क्लियरली नजर भी आ जाते हैं और के एग्जाम में क्लिक कर जाएंगे, यू गाइस आर स्मार्ट इनफ. और उसको बाइफरकेट करना और फिर उसके बाद जो फॉर्मूला है उसके अंदर जो एक ट्रिकी चीज वो पूछ सकता है वो डाल देगा, एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव सेल्स टैक्स. तो उसमें आपने क्या लेने हैं, नेट ऑफ. ठीक है, सेल्स टैक्स, सेल्स टैक्स को निकाल के. ठीक है. अब अपोर्शनमेंट क्या होती है, एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन डिराइविंग इनकम. आप कोई सेल्स के लिए कोई आपने प्रोडक्ट बनाई है, ठीक है, कोई बैटरीज बनाई है, जैसे हमारी यूपीएस बैटरीज होती हैं,
वो बनी है। अब उसके लिए आपका कितना मैन पावर लगा है, आपके सिर्फ और सिर्फ ये थोड़ी है कि जो आपकी फैक्ट्री के अंदर बिजली जल रही है, आपके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी होते हैं, कंपनी के बिजली के बिल हो गए, जो आपके एम्प्लॉयज हैं, हर जरूरी तो नहीं फैक्ट्री के वर्कर्स ही सिर्फ एम्प्लॉयज होते हैं, स्टाफ आपके जो अकाउंटेंट बैठा हुआ है उसके भी, और ये सारे आर्स वगैरह आपने सब जो है उसको डिवाइड करना है। और फिर यूजली ये भी होता है कि अब एक प्रोडक्ट जब बनती है तो उसकी बहुत सी बाय प्रोडक्ट्स भी होती हैं और वो भी सेल हो रही होती है, वो बिग सिनेरियो क्वेश्चंस व्हेन दे कम इन रिपोर्टिंग, उसको थोड़ा सा आप इमेजिन करें। तो अभी हम फ्यूचर में भी जो कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे उसमें भी आपका, तो बेसिस आई के आपने कोई नहीं बताया हुआ इन शॉर्ट, और उसके लिए आपको एक फॉर्मूला दिया है कि आपने क्या करना है, जो भी एक्सपेंस आएगा टोटल इनकम, और उस पर्टिकुलर इन क्लास ऑफ इनकम को आपने रखना है। जैसे अगर आपने चार्ज करना है ऑन टैक्सेबल नॉन टैक्सेबल दोनों में डिवाइड करना है, तो उसके लिए आपको उसने एक फॉर्मूला दे दिया यहाँ पर। नेक्स्ट कम्स आपका, दिस इज द एग्जाम्पल विच आई वांट यू गाइस, यू हैव 2 minutes फॉर दिस ओनली, इसमें कुछ भी नहीं है करने का, बहुत सिंपल एंड क्लियर है। आप इसको सॉल्व करें। क्वेश्चन इज कि अ कंपनी हैज टोटल ओवरहेड एक्सपेंसेस, रेंट है और इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। अब एक ही यूनिट है उस फैक्ट्री के अंदर, आपने जो है, सॉरी टेक सोल्यूशन है ये, यानी कि आप लोग कोई आप लोग वेबसाइट डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। अब आपकी दो वेबसाइट्स हैं और बनी है, अब आपने अपना रेवेन्यू डिवाइड करना है और एक्सपेंसेस डिवाइड करने हैं, ठीक है। अब आप बताएं आप किस तरह इसको डिवाइड करेंगे इन टू स्ट्रीम्स ऑफ इनकम। और आपका बेसिस क्या है, टोटल रेवेन्यू, इसमें मैंने वो कॉम्प्लिकेशन नहीं की टैक्स वाली चीज को। तो आपका इसके अंदर रीजनेबल बेसिस क्या होने चाहिए, तो मुझे बताइएगा। अनम्यूट कर लें एंड देन रिस्पॉन्ड प्लीज। मैम 1 मिलियन को हम मल्टीप्लाई करेंगे जी 4 मिलियन के साथ, देन डिवाइड करेंगे 10 मिलियन के साथ, हाँ एंड जी। सिमिलरली 1 मिलियन को फिर मल्टीप्लाई करेंगे 6 मिलियन के साथ, देन हाँ जी। 10 मिलियन के साथ डिवाइड करेंगे। जी बिल्कुल, तो आपका जो टोटल ग्रॉस रेवेन्यू है, जो हमने पहले डिस्कस किया फॉर्मूला, वो क्या है, ग्रॉस रिसीट्स फॉर द, आपकी जो अमाउंट ऑफ एक्सपेंस है उसको आपने मल्टीप्लाई करना है ग्रॉस रिसीट्स ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास डिवाइडेड बाय दी जो आपकी टोटल है। बिल्कुल ठीक बताया आपने। 1 मिलियन डिवाइड बाई 10 मिलियन, फिर डिवीजन ए के लिए 4 मिलियन है, और डिवीजन बी 6 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें रीजनेबल बेसिस क्या थे हमने बनाए, रेवेन्यू को, ठीक हो गया। अच्छा, फेयर मार्केट वैल्यू क्या होती है। फेयर मार्केट वैल्यू के लिए हम वो वैल्यू जो ओपन मार्केट में होगी, और वो वैल्यू जो आपको एक एक एक्चुअल बिजनेस टू बिजनेस जो इसकी वैल्यू होगी। यूजली इस चीज को उस तरह से काउंटर करने के लिए क्या, आपकी अपनी सिस्टर कंसर्न है उससे आप कुछ परचेज कर रहे हैं, आपके अपना रिलेटिव है आप उससे परचेज कर रहे हैं, आपको एक्सेसिव डिस्काउंट मिल रहा है, आपने अपनी ही एक दूसरी कंपनी खरीदी हुई है, और वो दोनों एक दूसरे को दे आर वैल्यूइंग स्टफ। तो उसमें जो है आप अपना आप क्या करेंगे फॉर टैक्स से बचने के लिए, वैसे क्या करना चाहिए अगर आपकी अपनी सिस्टर कंसर्न है उससे। फॉर इंस्टेंस ये मैं बैटरी की एग्जांपल देती हूँ, उसके लिए आपको स्पेशल केमिकल है, आपने दूसरी कंपनी बनाई है, लेड आई थिंक वही यूज होता है इसके, तो हमने दूसरी कंपनी बनाई है और वो आपसे जो है ना, फॉर इंस्टेंस एक 2 मिलियन उसको कॉस्ट पड़ती है, और आपने, वैसे तो आपने उसको देने तो उसको चार्ज करना चाहिए, तो मार्केट वैल्यू है 3 मिलियन, ठीक है, लेकिन वो आपको दे रहा है 4 मिलियन का, आपने अपनी बुक्स में उसको लिखा हुआ 4 मिलियन, ठीक है। वैसे मार्केट में उसकी वैल्यू 3 मिलियन है, तो टैक्स ऑफिसर को इससे क्या मसला होना चाहिए, आपने ज्यादा पे किया है। टैक्स ऑफिसर को तो होना चाहिए ना कि हाँ देखो उसने तो अच्छी अच्छी बार्गेन की है, अच्छा अच्छा बिजनेस किया है। टैक्स ऑफिसर को क्यों इसमें कोई इशू आएगा कि अगर कोई कम कॉस्ट पे खरीदे, कोई ज्यादा कॉस्ट पे खरीदे, कोई आइडिया है इस बात पे। एनी 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 कोई भी आप अपना रिस्पॉन्स इस पे शेयर कर सकते हैं कि फेयर मार्केट वैल्यू क्यों, मतलब बस ठीक है, आपने जितने पैसे दिए, जितना आपने कमाई की, आपकी बिकी तो आपकी 10 मिलियन, आप तो सही दिखा रहे हैं, उसमें भी कोई गलती नहीं है। 10 मिलियन की आपकी बैटरीज बिकी हैं,
ठीक है, यानी कि आपका जो है 1 करोड़ की आपकी बैटरीज बिकी हैं, और आपका खर्चा भी आपने दिखा दिए कोई 30 1 मिलियन का। आप 70 मिलियन का जो है आप दे रहे हैं, क्या 70 लाख का और 7 मिलियन का आप दे रहे हैं टैक्स। उसके ऊपर आपका फिर 29% या जो भी रेट चल रहा है वो आप लगाएंगे और देंगे। तो मसला क्या है इसमें? बिकॉज इसके अंदर ये इशू है ना कि आपकी अपनी सिस्टर कंसर्न है, वो आपको ओपन मार्केट वैल्यू नहीं लगा रही है। आप आप जो है आप अपना टैक्स का आपको जो ओपन मार्केट में वैल्यू उसकी होगी वो रीजनेबल बेसिस होगी और वो कम होगी। लेकिन हाँ, आप स्मार्टली उसको ज्यादा जो है वो शो करके आपका टैक्स जो टैक्सेबल इनकम है वो कम हो जाती है ना। तो इसके ऊपर इस वजह से जो है वो फेयर मार्केट वैल्यू के ऊपर इन्होंने ये एक चीज डाली है कि दे एफबीआई कैन इवन चेक गो इनटू सच डिटेल्स। ठीक है, कि आपका जो है वो बेसिस रीजनेबल थे, ऐसा तो नहीं है कि आपने हम हमें कॉस्ट ज्यादा लगाकर आप आपने ज्यादा कॉस्ट लगाई हुई है और आप उसको अपना टैक्स को अपना इनकम कम शो करने के लिए कुछ ऐसा आप निकल नहीं बच नहीं सकते एफबीआई के हाथ से। ठीक है, और दूसरी फिर इसमें क्या चीज होती है कि अगर कोई ऐसी आइटम आ जाएगी, एक दौर था 2013 या 2016 तक, जो इनमूवेबल प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे आपकी जो घर की वैल्यू वगैरह है वो आपको पहले आती थी फ्रॉम द प्रोविंसेस। यानी कि आपको ये जो आपके बोर्ड होते हैं, कैंटोनियन बोर्ड आई थिंक, सॉरी, जो रावलपिंडी का जो एक अपना हो गया जुरिस्डिक्शन, आपके लाहौर का अपना हो गया, गुजरावाला का अपना हो गया, इनकी जो अथॉरिटीज होती है वो वैल्यू करती हैं कि उस जगह की प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या होगी। लेकिन अब जो है आई थिंक देयर इज अ चेंज कि अब आपको एसईसीपी जो है वो वैल्यू जो है ना वो असाइन करके देता है। और स्टेट बैंक आई थिंक स्टेट बैंक वैल्यू और समथिंग लाइक दैट इस तरह है। आई डोंट थिंक सो इस सेक्शन के अंदर इतनी डिटेल थी गिवन। आप आपको ये कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, आपको कहाँ कहाँ इसके अंदर मजीद मिलेगा, जब आप कैपिटल गेन्स पढ़ेंगे वहां पर आपको फेयर मार्केट वैल्यू और कॉस्ट वर्सेस कॉस्ट चेक करना पड़ेगा। और आपको जब डिस्पोजल ऑफ एसेट्स वाला सेक्शन पढ़ेंगे तो वहां पर इसकी जरूरत होगी। ठीक है, हम क्यों अभी इस पे इतना टाइम लगा रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? अब रिकूप्ड एक्सपेंसेस क्या थे? रिकूप्ड एक्सपेंसेस वो है जो आपने पहले तो अपना कर दिखा दिया कि जी, अब ये जैसे ये एग्जांपल है कि 2024 में एक बिजनेस है कि उसकी मशीनरी पूरी की पूरी डैमेज हो चुकी है। ठीक है, 1 लाख रुपए उसका आपके पास बुक वैल्यू आ रही थी, और आपने फिर जो है उस मशीन को अपना पूरा टोटल लॉस दिखाकर उसने लॉस क्लेम कर लिया है। ठीक है, फिर क्या होता है 2025 में आपके पास इंश्योरेंस क्लेम आता है। हर कंपनी को इनकरेज किया जाता है कि आप इंश्योरेंस लें फॉर योर प्रॉपर्टी एंड एवरीथिंग। तो आपको इंश्योरेंस कंपनी नेट ऑफ द डेप्रिसिएशन और जो उसकी एग्जिस्टिंग वेयर एंड टेयर कंडीशन थी आपको पैसे दे देते हैं। आपने क्योंकि अपना वो बिजनेस, हर एवरी बिजनेस इज इंश्योर्ड, तो आपका वो बिजनेस वो जो इक्विपमेंट है मशीनरी है उसके अगेंस्ट 70,000 रुपीज मिल गए हैं। ठीक है, आपके बैंक में पड़े हैं वो पैसे, आप तो वैसे ही चले गए अपनी रिटर्न लेकर और जी कहा कि मेरे पास इस दफा जो है इतना प्रॉफिट था और इतना लॉस था और ये अमाउंट थी। एफबीआई ने देख लिया कि आपको 70,000 रिइम्बर्स हुए फ्रॉम दी अथॉरिटीज। अब क्या होगा इसका? आपको एज ए रिस्पॉन्सिबल टैक्स पेयर क्या करना चाहिए था? और टैक्स अथॉरिटीज आपको क्या कहेंगे करने के लिए? कि चलो जी मुबारक हो, आपका आपका जो बचत, आपका जो खर्चा हुआ था वो आपको वापस मिल गया। क्या इसके लिए कोई गाइडेंस है आई इनकम टैक्स लॉ में? एनीबॉडी वांट्स टू स्पीक अप? इसके रिकूप्ड एक्सपेंसेस के अंदर इसकी क्या ट्रीटमेंट होगी? नोबडी? ये एक्सपेंस आप दोबारा ऐड बैक करेंगे अंडर सेक्शन 70। जो भी पैसे आपको मिले हैं वो आप अपनी टैक्सेबल अदर इनकम में डालेंगे, और इंशाल्लाह जब हम अदर इनकम पढ़ेंगे तो वहां पर हम इस चीज को देखेंगे। ठीक है, जो बाकी चीजें रह गई हैं हमारी कवर होने के लिए वो दे आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट। उसके अंदर आप लोग जो है थोड़ा सा अटेंटिव हो जाए, वो हम कवर करेंगे फ्रॉम द स्टडी टेक्स्ट।
ओके, तो नॉट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बट स्टिल आपको छोटा मोटा इसमें से कोई सवाल आ सकता है कि वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के हिसाब से आपको सबसे पहले तो ये देख लें कि रिक्वायरमेंट क्या है कि कोई भी स्टार्टअप जो लॉन्च हुई आफ्टर 2021 वो वुमेन सोल प्रोप्राइटर भी हो सकते हैं, यानी कि इंडिविजुअल भी हो सकता है, एओपी भी हो सकती है, कंपनी भी हो सकती है। उसके लिए टैक्स क्रेडिट मिलेगा सेक्शन 65 के अंडर। उसमें आपका जो टाइप उसमें उसने ये बताया हुआ है कि आपका जो रेवेन्यू है वो कितना होना चाहिए, आई थिंक 100 मिलियन या कुछ इस तरह से। और फिर उसने अपना कैपिटल की भी अमाउंट बताई है कि कितना बिजनेस आपने अपना इन्वेस्ट किया है इसके अंदर। और मजीद ये कि आपको इसमें क्या, आपको सबसे पहले सेक्शन 65 इसमें तो आपको 100% रिलीफ दे देंगे वो। अगर सेक्शन 65 है कि ये फाइव कंडीशन कि आपका रेवेन्यू आई थिंक 250 मिलियन है या 100 मिलियन है, वो अगर आपका पूरा हो गया ना तो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को तो पूरा का पूरा टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा, प्रोवाइडेड वो सर्टिफाइड हो फ्रॉम पीएसईबी। वो अपनी ये सारी रिटर्न जो है वो टाइमली फाइल करें। सेल्स टैक्स आपको पता है ना, हर कब कब फाइल करनी होती है सेल्स टैक्स रिटर्न। इट्स अ मंथली प्रोसेस, आपको मंथली अपनी सेल्स टैक्स रिटर्न फाइल करनी होती है विद होल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट विद इन 15 डेज ऑफ जब आपका पहला, लेकिन क्या आपका टैक्स का पार्ट या आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। और अगर आपका जो है वो ये सब फॉल ना करे, आप इसे किसी क्राइटेरिया को मीट ना कर सकें, तो स्टिल आपको एक रिलीफ दे रहा है अथॉरिटी ने, एसबीआई ने आपको एक रिलीफ दी है टू द फीमेल एंटरप्रेन्योर्स। और वो कितनी है, 25% आपको वो जो है रिडक्शन अलाउ करेंगे। ठीक है, आपका जो टैक्स, आपका जो फीमेल जो भी एंटरप्रेन्योर है या फीमेल जो भी ओनर है उसको मजीद 25% जो है वो दे देंगे अगर आप इन ऊपर वाली किसी भी क्राइटेरिया में मीट ना करें। उस पे आपको 25% जो है ना वो रिड्यूस कर देंगे। हमारा इनकम टैक्स अथॉरिटीज ये याद नहीं करना, लेकिन ये लेवल्स के लिए जरूरी है। जैसे अभी हम लोग जो टैक्स ईयर रिजीम वाली चीज कर रहे थे उसमें एसबीआई है, कमिश्नर कब आ जाता है, लेवल्स क्या है, ये इसलिए याद रख लें, वरना आई डोंट, उसमें लिखा है कि दिस इज नॉट एग्जामिनेबल, सॉरी। हमने अप्रोचमेंट ऑफ डिडक्शन कर लिया, हमने इसमें एक एक्सरसाइज भी कर ली, शेयर मार्केट वैल्यू को देख लिया और ये समझ भी लिया कि क्यों जरूरी है, ताकि पर इसमें आपने ये जरूर याद रखना है कि वेयर प्राइस इज नॉट, आपको मार्केट में उसकी कोई वैल्यू नहीं मिल रही। बोर्ड जो है उसकी आपको बताएगा कि आपके क्या क्या तरीके हो सकते हैं उसको वैल्यू करने के लिए, एंड यू रीच टू अ वैल्यू जो स्टेट बैंक का वैल्यूअर होता है, आई थिंक वो आप उसमें उन्होंने मेंशन किया हुआ था, एससीसी ने स्टेट बैंक का है। रिसीट ऑफ इनकम को और मजीद डिटेल में देखेंगे, कल हमने ये वाली एक्सरसाइज की थी, एवरीवन पार्टिसिपेटेड वेल। हम जो है वो रिसीट ऑफ इनकम के बारे में बता रही थी कि हम सैलरी में इसको मजीद वहाँ डिटेल में और डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसकी एप्लीकेशन ज्यादातर वहां पर भी होती है। रिकूप्ड एक्सपेंडिचर हमने पढ़ लिया कि क्या क्या आपको वापस आ सकता है। करेंसी कन्वर्जन, दिस इज इम्पोर्टेंट। बताएं भाई, आप लोग बताएं कि आपको किस किस सूरत में आपके पैसे आ भी सकते हैं, आपको इनकम भी रिसीव हो सकती है। करेंसी कन्वर्जन क्या है हमारा, जो है वो प्रेजेंटेशन करेंसी कौन सी है पाकिस्तान की, प्रेजेंटेशन करेंसी इज व्हाट, डॉलर, चाइनीज येन, इंडियन रुपी, व्हाट इज आवर करेंसी, व्हाट इज आवर रिप्रेजेंटेशन करेंसी। पाकिस्तान रुपी। यस, पाकिस्तान रुपी। तो लेकिन अगर कभी भी आपको कोई पैसे, आपको इनकम बाहर से रिसीव होती है, आप कोई एक्सपेंस बाहर से, आप कोई मशीनरी मंगवाते हैं, आपने जो इनकम और एक्सपेंस की जो अमाउंट होगी वो एज एट दैट डेट, जो वैल्यू, जो करेंसी रेट आपको स्टेट बैंक की वेबसाइट के ऊपर मिल रहा होगा ट्रांजेक्शन डेट का, वो अप्लाई होगा। यानी कि अगर आज का डॉलर का रेट चल रहा है 280, 279, 260, आज हम कोई एक्सचेंज करते हैं, आप लोग आज कोई चीज परचेज करते हैं, फॉर इंस्टेंस सबसे ज्यादा तो नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन लोग पे कर रहे हैं, तो वो हम किस रेट पे कन्वर्ट होगा, वो आज की जो स्टेट बैंक का रेट है उसके ऊपर कन्वर्ट करके आप अपनी जब रिटर्न फाइल करेंगे तो उसके अंदर आप वो वाला जो एक्सपेंस है जहाँ क्लासिफाई किया होगा उसमें आप ये नहीं दिखाएंगे, वट एवर जो भी सब्सक्रिप्शन रेट है, आप उसको आप कन्वर्ट करेंगे इनटू पाक रुपी
ऑफ द रेट, और कौन सा वाला रेट होगा? एक बाइंग रेट होता है और एक सेलिंग रेट होता है, कौन सा वाला रेट करेंगे? किस रेट पे आप कन्वर्ट करेंगे? एनी आइडिया? तो दो रेट्स यूजुअली होते हैं व्हेनेवर यू वुड सी, इतना कॉम्प्लेक्स आई डोंट नो सवाल आएगा भी क्या आपके उस पे है, पर जब भी आपका कोई जब आपका करेंसी कन्वर्जन के लिए जब आप देखते हैं वेबसाइट, तो उसके अंदर दो रेट्स होते हैं। एक बाइंग रेट होता है और एक सेलिंग रेट होता है। सेलिंग रेट मींस कि जिस रेट के ऊपर वो आप आज आप लेकर गए, आपके पास $100 से आप आज ही आप आए अमेरिका से, आप गए बैंक के पास और बैंक से कहे कि मुझे पाकिस्तानी रुपीस चाहिए, और वो कह रहे हैं कि अगर आप अपने $100 लेकर आएंगे तो मैं आपसे खरीदूंगा 279 PKR में, पाकिस्तानी रुपी में। और अगर मैं चली जाऊं कि भाई मेरे पास ये टू हंड्रेड मेरे पास $300 पड़े, मुझे $1 चाहिए, तो वो मुझे सेल करेगा डॉलर एट 280। ठीक है, तो एक बाइंग रेट होता है, एक सेलिंग रेट होता है। तो व्हेनेवर जो आप क्योंकि एक यूजर है, तो आप यू वुड ऑलवेज बी डूइंग दैट एट दी लोअर, आप उसके ऊपर लगा रहे होते हैं, क्योंकि आपको तो करेंसी आपने कन्वर्ट कराई है ना, तो करेंसी कन्वर्जन इज ऑलवेज आपको लॉस वाला फिगर मिलता है। ठीक है, अब इसका फायदा क्या होता है, इसमें आगे मजीद जो एडवांस में आप पढ़ते हैं वो ये कि जो भी इसका आपको गेन और लॉस मिलता है, जो कि आपका करेंसी कन्वर्जन के ऊपर उसकी टैक्सेशन शामिल होगी नहीं शामिल होगी, ये तो हो गया इनकम और एक्सपेंस का, यानी कि जो ट्रांजैक्शन की है। लेकिन अगर हमारे पास कोई मशीनरी पड़ी हुई है और उसकी कोई वैल्यू हमारे पास $1000 की लिखी हुई है, तो उसको हम हर साल $1000 को क्या उसी ट्रांजैक्शन डेट के ऊपर कन्वर्ट करेंगे जो उस दिन का होगा? ऐसा नहीं होता, उसको आप फिर 30 जून या जो आपका टैक्स ईयर आप पे एप्लीकेबल होता है उस रिपोर्टिंग डेट की वैल्यू पे आप कन्वर्ट करते हैं उसको। ठीक है, here is the exercise. XYZ received a sum of USD 500 from client on 14th April 2000X। ठीक है, आपको इनकम रिसीव हुई, ही पेड सम ऑफ, उसने खर्चा किया, एक्सपेंसेस किए, फॉर द साइन ऑन 15th, द एक्सचेंज रेट्स आर हियर। आपने डॉलर आपको मिले थे 500 और आपका जो एक्सपेंस हुआ है दैट इज फॉर इन यूरोज। तो आपकी टैक्स कंप्यूटेशन प्लेन एंड सिंपल एग्जैक्ट उस डेट की होगी। पर इसमें एक चीज है कि अगर कोई एसेट होगा तो वो उसके लिए जो क्लोजिंग होता है ना, बैलेंस शीट एज एट होती है ना, तो बैलेंस शीट के हिसाब से होगा। सेक्शन ऑफ इनकम सोर्स, ये जो हम जितने भी पर्सन पढ़े हैं हमने, एक्सेप्ट फॉर इंडिविजुअल गाइस, आपका जो एओपी कंपनी हो गई आपके, वो बिजनेसेस एंड हो जाते हैं, आप उस बिजनेस को खत्म कर देते हैं, आपकी एक्टिविटी खत्म हो जाती है, आप बिजनेस एक्टिविटी जो आपने बंद कर दी है, बिजनेस क्लोज भी तो हो जाते हैं ना। गोइंग कंसर्न बेसिस आपने पढ़ा है, फिर वो कंपनी नहीं रहती गोइंग कंसर्न बेसिस, और 1-2 साल में वो कंपनी या एओपी या कोई भी बिजनेस खत्म होता जाता है। लेकिन आपको पता है कि बिजनेस में हर वक्त आपको अपफ्रंट रिसीट्स नहीं होते, आपको नहीं मिलते। आप इसलिए वो भी होता है ना कि आप अगर हमें जल्दी पैसे दे देंगे हम आपको 15% डिस्काउंट देंगे, अगर आप हमें देर से देंगे तो हम आपसे फुल लेंगे तो 50 डिस्काउंट्स मिलते हैं, इसलिए ताकि उनको जल्दी जल्दी पैसे मिल जाए बिजनेसेस को। सो इन केस बिजनेस को कुछ रिसीवेबल पड़े हुए थे, कंपनी तो बंद हो गई, आखिरी रिटर्न भी फाइल हो गई। अब आगे बहुत अच्छा किसी को याद आया कि हमारे पास तो इनका रिसीवेबल पड़ा था और ये तो कंपनी बैड डेट करके अपना वो निकल गई थी, लेकिन अब क्या हुआ, उनको वो पैसे मिल गए हैं, कंपनी बंद हो गई थी। तो वो कह रहे हैं कि इवन कंपनी अगर बंद भी हो जाए, कोई बिजनेस खत्म भी हो जाएगा, तो जो भी उसका रिसीवेबल पड़ा होगा वो चार्जेबल टू टैक्स होगा आपको जब भी मिले। और वो इस तरह आप उसकी अकाउंटिंग करेंगे, उस तरह आप रिटर्न में शो करेंगे कि आपका बिजनेस अभी चल रहा है, आपको आज पैसे मिले, आप इस टैक्स में के रेट पे उसको चार्ज कर देंगे। ठीक है, नोटिस ऑफ डिसकंटिन्यूड बिजनेस, आपका बिजनेस बंद होने वाला है तो आपने किसको इन्फॉर्म करना है? कमिश्नर को, बाय राइटिंग इन नोटिस। इसमें सबसे की है ये, हमारे टाइम पे ये सवाल बहुत ज्यादा टेस्ट होता था और इन राइटिंग टेस्ट होता था। और इसमें लेकिन आप लोगों के केस में भी रिटर्न में टेस्ट हो रहा है, लेकिन इसमें ना छोटा सा सिनेरियो मैंने ये चीज नोटिस किया वो ऐड कर रहा है।
कि on 21st March there was fire in shop of Mr. Imran, and the entire stock of honey valued at 100,000 was destroyed. Imran Insurance Company refused to entertain the claim. उस वक्त इंश्योरेंस कंपनी जो थी वो कह रही थी कि नहीं भाई ऐसा तो नहीं होता, तो बेचारे की जो बिजनेस था वो बंद हो गया as of 30th June 2024. In return of income furnished for 20, he claimed the 100,000 is deductible. ठीक है, बिजनेस लॉस था और बिजनेस लॉस जो है वो अलाउड एक्सपेंस है और उसको मिल गया वो लॉस, बट ड्यूरिंग द ईयर 2026 इंश्योरेंस कंपनी ने उसको पैसे वापस कर दिए 75,000 रुपीज। अब बताएं क्या होगा, हमने इस तरह की एक्टिविटी करनी है पहले, तो आप कैसे लिखेंगे उसको, हाउ आर यू गोइंग टू राइट इट, ये आके आपने जो है ये जगह जगह आपको एग्जांपल्स देकर ये बताया है कि आपने किस तरह इस तरह के सवाल को जवाब देना है। सबसे पहले देखें वो यही कर रहा है जो अपनी स्टडी टेक्स्ट में पर्टिकुलरली वो आप लोगों को सिखा रहा है, वर्सेस मैंने जो उसके सजेस्टेड आंसर्स देखे हैं दोनों में से जो मुझे लगा है कि जो अपने स्टडी टेक्स्ट में बताना चाह रहे हैं, यही बताना चाह रहे हैं आपको, वह पहले रिप्रोड्यूस करो जो तुमने पढ़ा था और उसकी बेसिस पे अपना कोई आंसर दो। ठीक है, यस ही शुड इंक्लूड इट इन द टेक्स्ट रिटर्न, ये आपका सिंपल जवाब नहीं होना चाहिए। दिस शुड बी सोर्स फ्रॉम सेक्शन 72 एंड देन यू शुड राइट योर बेसिस द अबव अमाउंट शैल बी ऑफर्ड फॉर टैक्स, अपनी रिटर्न में डालेंगे और उसको क्या शो करेंगे आप, इनकम फ्रॉम बिजनेस, यू हैव टू शो इट एज इफ कि अभी कम बिजनेस बंद नहीं हुआ, आप हालांकि आपका बिजनेस बंद हो चुका है बट आप अपनी नई करंट वाली रिटर्न में जो है उसको इस तरह दिखाएंगे। अच्छा, अब ये लास्ट पार्ट है डबल टैक्सेशन प्रिवेंशन। ऊपर तो बात आ गई कि आपने टैक्स करना है, लेकिन अभी आपका अक्रूवल बेसिस और कैश बेसिस सिंपल, इसमें जो इस सेक्शन को समझने के लिए कि भाई अगर आपने आज अक्रूवल बेसिस पे अपना कोई टैक्स पे कर दिए, रिसीवेबल आपने सेल्स क्रेडिट कर दिए हैं और आपने डेबिट जो है बैंक नहीं किया हुआ, रिसीवेबल किया हुआ है और आपने इस दफा उसके ऊपर अपना टैक्स पे कर दिया, उसको अपनी टैक्स रिटर्न में दिखा दिए, तो द अमाउंट शैल नॉट बी चार्जेबल अगेन व्हेन इट इज रिसीव्ड। जब आपको उसके बेसिस पे कैश मिल जाएगा तो आपने उसको नहीं टैक्स करना। ठीक है, सेम एज फॉर एक्सपेंसेस, एक्सपेंडिचर के लिए भी यही है, एक दफा आपने अगर उसके ऊपर क्लेम कर लिया है तो नेक्स्ट टाइम उसके ऊपर आपको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इंशाल्लाह ऑन मंडे हम स्टार्ट करेंगे our टॉपिक सैलरी, और ऊपर जो हमारी तीन चीजें रहेगी दैट इज डिडक्टेबल जो है, ये चार चीजें हैं, हम उसको भी कवर करेंगे, ज़कात एंड WWF WPF, इसको भी कवर करेंगे and इंशाल्लाह we'll start कंप्यूटेशन वाली चीज। ठीक है, इसी तरह जो मेरा अप्रोच है वो इसी तरह। जी असद, आप कुछ कह रहे थे, प्लीज अनम्यूट एंड यू कैन से इट। चैट में आया है, अगर वो पर्सन अपना बिजनेस डी रजिस्टर करवा ले तो फिर भी इनकम रिसीव होने वाली टैक्सेबल होगी, बिल्कुल ऐसे ही है। डी रजिस्टर तो करवा लेगा लेकिन उसका एनटीएन उसका उसी तरह रहेगा ना, वो अपनी टैक्स रिटर्न तो फाइल करेगा ही करेगा एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। अगर कोई एक चीज मार्केट में अवेलेबल ना हो तो हम उसकी फेयर मार्केट वैल्यू किसी दूसरी चीज के साथ कंपेयर करके निकाल सकते हैं जिनकी कैरेक्टरिस्टिक सेम हो, उन चीजों की फेयर मार्केट वैल्यू, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। फेयर मार्केट वैल्यू के लिए इसी तरह बेसिस होते हैं, रीजनेबल बेसिस, आप तो वैल्यू करा लेंगे बट आपको जो इनकम टैक्स टैक्स ऑफिसर है आपका, जो आपकी रिटर्न को रिव्यू करेगा, ही कैन गाइड यू अगेन कि भाई ये आप जाएं इधर इस वैल्यूअर के पास, ये आइटम मेरे पास पहली दफा है, आप इसकी नई फेयर मार्केट वैल्यू निकालिए। ठीक है, एक तो होती है ना मेरी इंडिविजुअल, मैं एक पर्सन हूँ, एक सिटीजन हूँ, मेरी एक रिटर्न होती है, फिर जो कंपनीज की रिटर्न होती है ना वो इस तरह फाइल नहीं होती। टैक्स कंसल्टेंट जो है ना, दे गो थ्रू एवरीथिंग बिकॉज दे हैव एन आइडिया कि जब टैक्स ऑफिसर खोलेगा ना आपकी रिटर्न तो वो किन किन उसमें जाएगा, एरियाज को टच करेगा, किन किन
डीप चीजों को वो टच करेगा, तो फिर दे गाइड यू कि भाई आपने इसकी वैल्यू पहले ही करवाना है, साथ में CMA और CA के एक साइन वगैरह करवाने जो आपकी रिटर्न जो है दैट इज सर्टिफाइड और उसकी मार्केट वैल्यू इज ऑलरेडी देयर। ठीक है, ये प्रैक्टिकल है, आई डोंट थिंक सो इट विल बी टेस्टेड एट योर लेवल। उसमें बस वो आपसे यही कहेगा कि भाई एक चीज जो आपने अपनी बुक्स में लिखी है वो 3.5 लाख की लिखी हुई है। क्यों? क्योंकि आप कह रहे थे कि भाई मुझे इन्होंने बिल ही इतना दिया है। अब वो बिल आपके अपने भाई की कंपनी से आपको आ रहा है, ठीक है, और आपका जो रिटर्न के अंदर वैल्यू बन रही है वो बन रही है 1 लाख रुपए, और आपका जो कंपेटिटर है उसकी जो टैक्स रिटर्न के अंदर टैक्सेबल इनकम बन रही है वो बन रही है ज्यादा बन रही है, आपकी 1 लाख बन रही है, उसकी 2 लाख बन रही है। वहीं पर ट्रिगर हो जाता है कि भाई इसको क्यों इतना, ये क्यों इतना लॉसेस में जा रहा है। दोनों कंपनियां एक साथ बनी, दे कुड बी वेरियस वेज, जिस तरह वो उनका ऑटोमेटेड कोई तरीका होता होगा, दे हाईलाइट सच स्टफ। तो वो उन्होंने पहले ही आपको गाइडेंस दे दी कि भाई अगर कोई इतना आपने जो है ना एक्सेसिव नहीं चार्ज करना किसी भी चीज को। ठीक है कि वो फिर आपकी, ओके थैंक यू, वेलकम सर। ठीक है guys, हम फिर उसको एंड करते हैं, और आप लोगों का जो है वो मंडे को हम इंशाल्लाह कंप्यूटेशन स्टार्ट करेंगे ऑफ सैलरी। इसी तरह थोड़ा सा डिस्कशन ऑन द कॉन्सेप्ट एंड देन आपके क्वेश्चंस इसको हम सॉल्व करेंगे। एज मच एज हम एक 60 मिनट्स के ड्यूरेशन में जितने कवर कर सके हम कोशिश करेंगे करें। ठीक हो गया? अल्लाह हाफिज, enjoy your Sunday and see you on the next working day. Allah Hafiz.